जय हिंद दोस्तों। हमारी वीडियो जो होती है वह 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए होती है। लेकिन आज की जो है वीडियो है, अगर आप 18 साल से कम हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, एक 14 साल की लड़की होती है, उसकी निर्दयी तरीके से हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं बल्कि उसके ही परिवार का होता है। तो दोस्तों, ये आखिर इस लड़की की घटना क्यों की जाती है, आखिर इसके पीछे की घटना क्या थी, चलिए घटना को जानते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है। यह घटना लगभग 2018 या 19 के करीब की है। दोस्तों, यह जो घटना चालू होती है, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाले शोभा और गंगाराम की शादी होती है। और जो शोभा होती है उसकी शादी पहले ही एक व्यक्ति से हो चुकी थी और उसका पति मर गया था। लेकिन उसकी एक लड़की थी जिसका नाम नीतू होता है। वह नीतू को लेकर गंगाराम के यहाँ आई हुई थी, यानी कि अब इसकी शादी गंगाराम से हो गई थी। शोभा की एक पहले से ही लड़की थी नीतू, तो वह नीतू को वहाँ पर लेकर आई हुई थी। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और 2-3 साल बीत जाते हैं। 2-3 साल बीतने के बाद उन दोनों को एक लड़का और एक लड़की पैदा होती है। लड़की का नाम आस्था और लड़का का नाम रितेश होता है। फिर खैर, शादी के बाद अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद उसके परिवार में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आ जाती है, यानी कि पैसों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो गंगाराम होता है और उसकी जो पत्नी शोभा होती है, वो उससे कहता है कि क्यों ना हम लोग कहीं बाहर कमाने चलें, और जब कमाएंगे तब हमारे पास पैसा रुपया आएगा और हम लड़कों को अच्छे से शिक्षा भी दे पाएंगे। इसके बाद उसकी पत्नी जो शोभा होती है वह भी तैयार हो जाती है, कहती है कि चलिए ठीक है। इसके बाद दोनों मिलकर वहाँ नज़दीकी हरियाणा के सोनीपत में काम करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद जो उनकी बड़ी बेटी होती है नीतू, जिसको कि शोभा पहले जहाँ शादी हुई थी वह उसकी बच्ची थी, वो उसको लेकर आई हुई थी। इसके बाद वह उस बच्ची को वहीं घर पर छोड़ देते हैं और वो दोनों और उस जो 2 बेटे हुए थे उनको लेकर कमाने चले जाते हैं, यानी कि हरियाणा के सोनीपत में। और उस नीतू से कहते हैं कि तुम अभी थोड़ी बड़ी हो, जो यहाँ पे घर पे तुम्हारे दादा दादी हैं वो तुम उनको खाना बनाकर खिलाना पिलाना और अच्छे से रहना। हम जैसे ही वहाँ पर व्यवस्था कर लेंगे, अच्छे पैसे कमाने लगेंगे, तुमको भी वहाँ बुला लेंगे। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी गंगाराम और शोभा और उसके 2 बच्चे हरियाणा के सोनीपत में कमाने के लिए चले जाते हैं। जो गंगाराम होता है वह वहाँ पे राजगीर मिस्त्री होता है। तो जब वह राजगीर मिस्त्री होता है तो वह काम करने के लिए जाया करता था। इसके बाद एक व्यक्ति के काम करने से उन लोगों का जो पालन पोषण हो रहा था वो तो चल रहा था, लेकिन पैसे बच नहीं रहे थे। इसके बाद उसकी पत्नी भी जो शोभा होती है वह भी उसमें लेबर के तौर पर काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद उन दोनों का जो पैसा होता है वह पैसा अब बचने लगा था, तो दोनों पैसे बचाने लगे अच्छे खासे। वहाँ पे जो वहाँ का माहौल था, वहाँ का जो विलेज था, उन लोगों का वहाँ पहचान भी काफ़ी ज़्यादा बन चुका था। वो लोग एक अच्छे व्यक्ति के नाम में आने लगे थे। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और जैसे ही 2 साल इधर बीत चुके थे तब वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना अपनी बेटी नीतू को यहीं बुला लिया जाए और उसे भी यहीं रख कर पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोगों की अब पैसों की स्थिति जो हम लोगों की ठीक हो चुकी है। हम लोग अच्छे अब पैसे भी कमा रहे हैं, बचा भी रहे हैं, तो अपनी बेटी को क्यों न यहीं बुला लें। दोस्तों, इसके बाद जो शोभा होती है वह नीतू को अपने पास बुला लेती है और सोचती है कि जो हमारी बेटी है हमें खाना बनाकर सुबह शाम देगी और हम दोनों काम करने के लिए जाएंगे तो हमें ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होगी। इसके बाद जो उसकी बेटी होती है नीतू, उसकी वह 7th स्टैंडर्ड में उसकी नाम भी लिखवा देती है और उसे पढ़ने के लिए भी एक अच्छी कॉलेज में नाम लिखवाती है और उसे पढ़ाई करने के लिए भी भेजती थी। फिर दोस्तों, परिवार में अच्छा खासा दिन चल रहा था। फिर एक दिन इन परिवार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन आता है। वह दिन था 30 अप्रैल 2023 का दिन। दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। दिन कुछ ऐसा, सुबह की शुरुआत होती है। बेटी कहती है कि पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे किताबें लेनी है। इसके बाद जो उसका पिता गंगाराम होता है वह कहता है कि बेटी तुम कहाँ जाओगी किताबें लेने, यहाँ पे नई नई भी आई हो, जगह भी वो इतनी अच्छी से जानती नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए किताबें ला दूंगा। इसके बाद दिन जैसे चलता था वैसे ही चलता है, दोनों काम पर निकल जाते हैं। इसके बाद जो गंगाराम होता है वह काम में लगा होता है। दोपहर का वक्त आ जाता है। जो उसकी पत्नी होती है वह खाली हो जाती है। वह जल्दी जब खाली हो जाती है तो वह गंगाराम से कहती है कि हाँ जी, मुझे जो पैसे दे दीजिए, मैं जाकर किताबें ला देती हूँ। अभी आप काम कर रहे हैं तो फिर जल्दी जैसे ही मैं किताबें ले लूँगी, जाकर बेटी को दे आऊँगी, वह पढ़ाई करेगी। तो वह कहता है कि ठीक हो।
वह कहता है कि ठीक है, ये लो पैसे, जाओ किताब लाकर बेटी को दे दो। दोस्तों इसके बाद जो पत्नी होती है उसकी शोभा, वह किताबें लेने के लिए चली जाती है। किताबें लेकर वह घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके जो दो बेटे हैं वह खेल रहे हैं, लेकिन जो उसकी बड़ी बेटी नीतू है वह कहीं दिख नहीं रही है। इस माहौल को देखकर वह थोड़ा सोचती है कि होगी कहीं घर में होगी या ऊपर छत पे होगी। वो पूरे घर में देखती है लेकिन उसकी बेटी वहाँ भी नहीं होती है। इसके बाद वह ऊपर छत पर जाकर देखती है। दोस्तों उसके बाद जब वह छत पर देखती है तो वह देखकर एकदम से घबरा जाती है और वह चिल्लाने लगती है। इतने में ही गांव के जो आसपास के लोग होते हैं ऊपर छत पे आ जाते हैं। दोस्तों वहाँ का मंजर बहुत ही भयानक था। लड़की जो है एक मतलब ऐसी अवस्था में पड़ी हुई थी कि जैसा लग रहा था कि किसी ने उसकी मारकर हत्या कर दी हो। इसके बाद वहाँ के जो लोग होते हैं नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर बताता है कि लड़की की मौत हो चुकी है, यानी कि लड़की अब जीवित नहीं है। इसके बाद उसी हॉस्पिटल में ही किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस आती है तो पुलिस इसके माता पिता से कहती है, जो इसके माता पिता होते हैं जी शोभा और माता शोभा होती है, पिता गंगाराम, कहती है कि जो पुलिस होती है वह कहती है कि आप लोग एफआईआर यानी कंप्लेन कर दीजिए, हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर घटना क्या थी, क्या मामला था। तो उन लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पर अभी हम लोग नए नए 1.5-2 साल से रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे ही बेटी मर गई होगी, हम लोग कोई एफआईआर नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद जब पुलिस होती है वह कहती है कि ठीक है, हमें रिटर्न लिख कर दे दो, हम मान लेंगे। तो ये लोग रिटर्न लिख कर दे देते हैं। लेकिन फिर जैसे ही उस लाश को भरने के लिए रखा जाता है, यानी पैक करने की कोशिश किया जा रहा था या किया जा रहा था, तब जो डॉक्टर होता है वो पुलिस वाले से बोलता है, सर मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे ये लड़की की मतलब मौत नहीं बल्कि मर्डर लग रही है, जैसे किसी ने हत्या की हो, इसके मतलब मारा भी हो इसको। तो इस पर पुलिस वाले थोड़ा चकाचौंध हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार जो इसके माता पिता हैं वह कह रहे हैं कि एक तरफ की नहीं, मैं मतलब कोई मर्डर नहीं किए है और उसकी ही बेटी है, और दूसरी तरफ डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं, इसकी हत्या की गई है। दोस्तों जब वह डॉक्टर पुलिस वाले को बता रहा था कि नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़की की हत्या की गई है, तो इतने में वहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी भी होते हैं जो रिकॉर्ड कर लेते हैं और यह बात जो है धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगती है। दोस्तों कहा ही जाता है कि एक हाथ की ककड़ी और उसका 9 हाथ का दिया हो जाता है। ऐसे ही बात कुछ जब सोशल मीडिया पे तैरने लगती है, काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगती है, तो जो पुलिस होती है वह भी सोचती है कि नहीं, हमें इस मामले को थोड़ा कड़े तरीके से लेना चाहिए। अगर हमने नहीं लिया, आगे चल के कुछ गड़बड़ हुआ तो पुलिस पर सारे आरोप आएंगे। तो इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उसके लड़की के माता पिता के घर जाते हैं और उन पे कड़ी दबाव डालते हैं कि नहीं, आपको एफआईआर करना ही होगा। इसके बाद वो लोग एफआईआर करते हैं और एफआईआर करने के बाद पुलिस जांच पूछ करती है। पूछताछ करने के बाद पहले उनके माता पिता से ही करती है कि आपको अगर किसी पे शक हो तो बताइए। वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये मुझे किसी पर शक नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई दुश्मन भी नहीं है, हम लोग ज़्यादा आना जाना भी किसी यहाँ नहीं करते हैं। तो इसके बाद जो पुलिस होती है उसके रूम ओनर भगत सिंह जिसका नाम होता है, वह उससे भी पूछती है कि क्या आपने किसी को देखा था सुबह, क्या मतलब सुबह दोपहर के टाइम आते जाते, या किसी पे शक हो कुछ। तो बोलता है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा था, केवल इनके फैमिली मेम्बर के अलावा यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। तो जो पुलिस होती है वो उसके माता पिता पर उसको डाउट होने लगता है कि आखिर यार उसकी ही लड़की मरी है। एक तो वह कंप्लेन करने से इनकार कर रहा है और वह साफ साफ कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं पता है किसने किया है या क्या हुआ है। तो पुलिस इस पे थोड़ा सोचने लगती है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है जो इसके माता पिता हमसे छुपा रहे हैं। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो शोभा और गंगाराम को रिमांड पर लेते हैं। रिमांड पर लेने के बाद जब कड़ी से इनकी पूछताछ की जाती है तो ये लोग कुछ ऐसे बातों की खुलासा करते हैं कि जो जब सामने आया, जो मतलब मीडिया में सामने आया, लोगों के सामने आया, तो लोग सुनकर बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात कहते हैं। और वो बातें क्या थी, चलिए हम आपको बताते हैं। वो लोग बताते हैं कि जब नीतू 6th स्टैंडर्ड में थी, यानी 6वीं क्लास में थी, तो वह अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी और वहीं पर उसे एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, यानी कि वह एक लड़के से बात कर रही होती है। और जब उसके दादा दादी जान जाते हैं, दादा दादी क्या, कई लोग आकर उनके घर भी बता दिया करते थे कि आपकी जो पोती है वह इससे बात करती है, उससे बात करती है। कई लोगों के मना करने के बाद भी वह लड़की ऐसा ही कर रही थी और फिर इनके माता पिता को बोल रहे थे कि हमें पता नहीं था। फिर जब हम
7th स्टैंडर्ड में यहाँ लाकर इसका नाम लिखा दिए। तो वह काफ़ी लड़कों से बातचीत किया करती थी। हमारे मना करने के बावजूद भी वह लड़कों से बातचीत किया करती थी। हम जब मना करते थे तो वह मानने को तैयार ही नहीं होती थी, उल्टा वह हमसे ही झगड़ा लगा लिया करती थी। फिर हम लोग कितना मना करें, उसका जब एक मोबाइल हम लोग छीनते थे तो वह दूसरा मोबाइल पता नहीं कहाँ से ला लेती थी। एक इधर शाम को छीनेगी, फिर सुबह उसके पास मोबाइल आ जाता था। उसकी जो माँ है वह दावा कर रही थी लगभग 2 महीने में इसने 50 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लाए, यानी कि यह 50 से ज़्यादा लड़कों से बातचीत कर रही थी। और यह बात 29 अप्रैल की है, जब शाम के टाइम यह एक लड़के से बात कर रही होती है और यह हमसे काफ़ी झगड़ा लगा लेती है। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी यह बात करना नहीं छोड़ती है। जब हम इसे मना करते हैं तो यह हमसे उल्टा ही झगड़ा लगा लेती है और वह जाकर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और ज़ोर-ज़ोर से ऐसी बातें करने लगती है जो कि शायद रूम के बाहर अपने घर का परिवार कोई सुन ना सके। इसके बाद हम लोग रात को ही फैसला करते हैं कि हमें अपना इज्जत बचाना होगा और इसे ख़त्म करना होगा। फिर हम लोगों ने इस अपनी ही लड़की को जान से मार दिया और अपने इज्जत को बचाने के लिए हमने इसे ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आखिरकार जो लड़की के माता-पिता थे उन्होंने ही कबूल लिया कि हाँ, हमने ही अपनी लड़की को मारा था। और दोस्तों, इसमें फ़िलहाल क्या कहें, लड़की की भी कुछ गलती है तो इधर कुछ माँ-बाप की गलती है, इन्होंने अपनी ही बेटी को मार दिया। लेकिन लड़की यानी कि आखिर कैसे हो सकती है? आखिर कुछ तो उसको भी समझना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए कि नहीं, हमें अपने परिवार की इज्जत रखनी है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो भी कहाँ मानते हैं, या फिर कुछ ऐसे एडिक्शन या कुछ ऐसे लत में फंस जाते हैं जो कि आगे चलकर उन्हें जान की बाजी भी देनी पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य हमारा ना ही आपको परेशान करना है, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग ऐसी जो अगर आपके सामने परिस्थितियाँ आएँ तो आप सब इन सब से बच सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।